नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मशीन फर्स्ट का लेक्चर सीरीज चल रहा था और जिसमें हम लोग डीसी जनरेटर को पढ़ रहे थे। और डीसी जनरेटर में कल के लेक्चर में हम लोगों ने कम्यूटेशन के सुधारने की विधियों पर विचार किया था और इसमें हम लोग लास्ट टॉपिक देखे थे इंटरपोल के उपयोग से कम्यूटेशन सुधारने की विधि। आज का हमारा अगला टॉपिक रहेगा फ्लैश ओवर। अब फ्लैश ओवर क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, तब इसकी थ्योरी को कैसे लिखना है इसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, फ्लैश ओवर को समझते हैं। ये हमारा एक डीसी मशीन है एन, और ये पी पोल हो गया और ये हमारा आर्मेचर हो गया। फ्लैश ओवर को हमको समझना है तो मैं यहाँ पर सीधे कम्यूटेटर को ही बनाऊंगा और इसमें वाइंडिंग को नहीं दिखाऊंगा। तो ये हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट हो गया जो कि खंडों में कटा रहता है इस तरीके से। और ये हमारा एमएनए और जीएनए लाइन हो गई। एमएनए जीएनए ब्रशेस यहाँ पर रखे हुए रहते हैं इस तरीके से। देखिए, होता क्या है, जब जनरेटर हमारा अत्यधिक लोड पर काम करता है या फिर इसमें लोड वेरिएशन बहुत तेज़ी से होता है। लोड वेरिएशन मतलब लोड के मीन्स होता है जब लोड वेरी करेगा तो जो आर्मेचर में धारा होती है वो भी वेरी करती है। तो हम लोग जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, LdI/dt। इसको हम लोग जानते हैं। तो लोड में वेरिएशन होने के कारण धारा में वेरिएशन होगा और बहुत तेज़ी से होता है, यानी एकदम छोटे से समय में बहुत तेज़ी से होता है लोड धारा में परिवर्तन। तो जिसके कारण क्या होता है, ये रिएक्टेंस वोल्टेज जिसके कारण स्पार्किंग होता था, हम लोग पीछे देखे थे, जिसके कारण कम्यूटेशन में जो है बाधा उत्पन्न होती थी, वह वोल्टेज बहुत तेज़ी से उत्पन्न होगी और अधिक मात्रा में उत्पन्न होगी, क्योंकि हमारा जो है ये लोड में परिवर्तन के कारण धारा में जो परिवर्तन हो रहा है बहुत तेज़ी से हो रहा है और कम समय में हो रहा है। जिसके कारण क्या होता है, ये कम रहेगा तो और ये ज़्यादा रहेगा तो ये हमारा E का मान जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कम्यूटेटर सेगमेंट के प्रत्येक सेगमेंट के बीच क्या होता है, बहुत अधिक EMF उत्पन्न हो जाता है और ये बहुत अधिक EMF क्या कराता है, कम्यूटेटर सेगमेंट और ये कार्बन ब्रश जो है इसके बीच क्या करता है, अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, चिनगारी उत्पन्न करता है, जिसको आर्क हम लोग बोलते हैं। और देखिए, जब कम्यूटेशन हमारा सफल नहीं होता था, कम्यूटेशन ठीक से नहीं होता था, तो आर्क केवल कार्बन ब्रशेस के आसपास होती थी यहाँ पर। लेकिन जब फ्लैश ओवर की घटना होती है तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, प्रत्येक कम्यूटेटर सेगमेंट के एक्रॉस क्या होता है, हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है। इस हाई वोल्टेज के कारण क्या होता है, ये आर्क का लेंथ जो होता है इस कार्बन ब्रश से लेकर, देखिए मशीन का रोटेशन कुछ इस तरीके से होता है हमारा डीसी जनरेटर का, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर्क इतनी लंबी हो जाती है और ये वाली आर्क यहाँ से यहाँ तक इतनी लंबी हो जाती है। तो देखने पर लगता है जैसे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आग जल रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैश ओवर की घटना। जब आर्क एक कार्बन से लेकर दूसरे कार्बन तक पहुँच जाए, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैश ओवर की घटना। तो फ्लैश ओवर की घटना से क्या हानि है इसको समझ लेते हैं। देखिए, फ्लैश ओवर में क्या होता है, ये आर्क ही होता है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट पिघल सकते हैं और हमारी मशीन ख़राब हो सकती है। तो ये हमारा हो गया फ्लैश ओवर की घटना। और फ्लैश ओवर को किस तरीके से समाप्त किया जाता है, फ्लैश ओवर को समाप्त करने के लिए हम लोग वो यूज करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब कंपनसेटिंग वाइंडिंग कैसे काम करता है इसको यहाँ पर थ्योरी के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। तो इसका सबसे पहले थ्योरी देख लेते हैं।
फ्लैश ओवर का देखिए, गंभीर ओवरलोड या तेजी से बदलते लोड के दौरान आसन्न कम्यूटेटर, आसन्न का मतलब होता है आसपास के कम्यूटेटर, जो यहाँ पर कम्यूटेटर सेगमेंट हैं, ये आसपास के कम्यूटेटर सेगमेंटों के बीच वोल्टेज बहुत अधिक हो सकता है, जो कम्यूटेटर के चारों ओर की वायु को इस कदर आयनित कर देते हैं कि वायु पर्याप्त रूप से कंडक्टिव हो जाए, जिससे दोनों ब्रशों तक एक आर्क स्थापित हो जाता है, जिसे फ्लैश ओवर कहते हैं। देखिए, ये वोल्टेज इतना हाई होता है जो इन कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच उत्पन्न होता है कि ये आसपास की जो वायु होती है उसको क्या करता है, आयनित कर देता है। तो वायु आयनित करने का क्या मतलब होता है, इसको समझ लीजिए। देखिए, जैसे ये हमारा एयर है, तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी एलिमेंट हैं या मिश्रण है, प्रत्येक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब इस पे जो है अत्यधिक वोल्टेज आरोपित किया जाता है वायु पर, तो ये वायु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूट जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूट जाएगा तो क्या होता है, ये एक कंडक्टिंग पाथ बना लेता है। कंडक्टिंग पाथ बना लेगा तो यहाँ से यहाँ तक ये आर्क पूरी लेंथ में डेवलप हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैश ओवर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्लैश ओवर के नुकसान क्या हैं? फ्लैश ओवर से कम्यूटेटर सेगमेंट पिघल सकते हैं और फ्लैश ओवर को कंपनसेटिंग वाइंडिंग द्वारा रोका जाता है। अब कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है, देखिए हेडिंग लिखेंगे कंपनसेटिंग वाइंडिंग। देखिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर एमएफ को संतुलित करके आर्मेचर रिएक्शन तथा फ्लैश ओवर को समाप्त करने की सबसे अच्छी विधि है। ये भी क्या करता है, जो आर्मेचर रिएक्शन की प्रक्रिया होती है जिसके कारण आर्मेचर अपना फ्लक्स जनरेट करता है और आर्मेचर अपना फ्लक्स जनरेट करता है और मेन फील्ड फ्लक्स को क्या करता है, डिस्टोर्ट करता है। तो उसके एमएमएफ को कौन संतुलित कर देता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का एमएमएफ क्या करता है, उसके एमएमएफ को संतुलित कर देता है, आर्मेचर के एमएमएफ को, जिससे क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन की प्रक्रिया भी समाप्त होती है और फ्लैश ओवर की घटना भी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर एमएमएफ को संतुलित करके आर्मेचर रिएक्शन तथा फ्लैश ओवर को समाप्त करने की सबसे अच्छी विधि है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर कंडक्टरों के समांतर पोल फेस में बने स्लॉट में रखी जाती है। पोल फेस, जो कि हम लोग शुरू में पढ़े थे, पोल फेस क्या होता है, पोल शू का क्या होता है। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ रखी जाती है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है पोल फेस में रखी जाती है। देखिए, एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है और दूसरा होता है हमारा इंटरपोल्स वाइंडिंग। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरपोल्स वाइंडिंग भी हमारी जो क्या होती है, आर्मेचर की श्रेणी में होती है और हमारा कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी आर्मेचर कंडक्टर के श्रेणी में होता है। और इसका कंडक्टर क्या होता है, देखिए कनेक्शन श्रेणी में होता है लेकिन कंडक्टर समांतर में होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर कंडक्टरों के समांतर पोल फेस में बने स्लॉटों में रखी जाती है। इसका कनेक्शन जो होता है सीरीज में होता है, लेकिन ये वाइंडिंग जो रखे होते हैं, तार रखे होते हैं, वो क्या होते हैं, आर्मेचर कंडक्टरों के समांतर होते हैं। और इसे आर्मेचर के श्रेणी में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उससे उत्पन्न एमएमएफ की दिशा आर्मेचर एमएफ के बराबर और विपरीत हो जाए, जिससे आर्मेचर एमएफ का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है, जिससे मेन फील्ड फ्लक्स किसी भी लोड पर अप्रभावित रहता है। देखिए, इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं फिर से। देखिए, ये हमारा मशीन का पोल हो गया एन और ये पी हो गया। जब आर्मेचर रिएक्शन की घटना होती है, आर्मेचर रिएक्शन की घटना होगी तो ये हमारा क्या होगा, फील्ड क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो जाता है इस तरीके से। लेकिन पोल फेस, देखिए इसी को बोलते हैं हम लोग, जो यहाँ पर बना हुआ है इसको बोलते हैं पोल फेस मशीन का। इसको इसी में स्लॉट कटे रहते हैं, इसी में स्लॉट कटे रहते हैं और इसी में जो है हमारे जो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है, इन्हीं फेस के जो स्लॉट कटे हैं इन्हीं फेस में रखी रहती है। और आर्मेचर भी कुछ इसी तरीके से, देखिए जो जैसे पेन रखा हुआ है इस तरीके से रखा रहता है आर्मेचर भी।
तो आर्मेचर के कंडक्टर और ये पोल फेस में जो कंडक्टर रखे हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग के, दोनों क्या होते हैं, आपस में समांतर में होते हैं। तो आर्मेचर अपना फ्लक्स डेवलप करता है, तो आर्मेचर का फ्लक्स देखिए कुछ इस तरीके से होता था, जो हम लोग शुरू में पढ़े थे, कुछ इस तरीके से होता था। तो जो आर्मेचर अपना फ्लक्स डेवलप कर रहा है, इस फ्लक्स को निष्क्रिय करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जो ये वाली वाइंडिंग है, इसको यूज करते हैं। और इस वाइंडिंग का कनेक्शन क्या होता है, आर्मेचर जो होता है आर्मेचर के कनेक्शन के श्रेणी में होता है, लेकिन कंडक्टर समांतर में होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद का हमारा टॉपिक है जनरेटर्स के अभिलक्षण। तो आइए देखते हैं कि जनरेटर के कितने टाइप के अभिलक्षण होते हैं। तो जनित्र के अभिलक्षण, डीसी जनित्रों के अभिलक्षण को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, डीसी जनित्रों का नो लोड अभिलक्षण या ओपन सर्किट अभिलक्षण, पहला अभिलक्षण ये हो गया। दूसरा हमारा है डीसी जनित्र का लोड पर अभिलक्षण, और लोड पर जनित्र के अभिलक्षण को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। पहला है इंटरनल अभिलक्षण और एक्सटर्नल अभिलक्षण। इंटरनल का मतलब होता है जो मशीन के अंदर का अभिलक्षण है उसको, और एक्सटर्नल का मतलब है मशीन के बाहरी अभिलक्षण को। तो इसमें सबसे पहला अभिलक्षण हमारा रहेगा जनित्र का ओपन सर्किट अभिलक्षण या नो लोड अभिलक्षण। तो इस अभिलक्षण को देखिए किसके किसके बीच खींचा जाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है आपका। तो आइए सबसे पहले इसको जो है व्हाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं, फिर इसके थ्योरी को कैसे लिखना है बाद में हम लोग देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है क्या, डीसी जनरेटर के अभिलक्षण। डीसी जनरेटर के अभिलक्षण में सबसे पहला हमारा अभिलक्षण है ओपन सर्किट अभिलक्षण। ओपन सर्किट अभिलक्षण। देखिए जनरेटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक आर्मेचर होता है, दूसरा फील्ड होता है। पहला फील्ड होता है, देखिए इस फील्ड को हम लोग कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ये फील्ड हो गया हमारा। और दूसरा भाग हमारा होता है आर्मेचर, ये आर्मेचर हो गया। और ये लोड हो गया हमारा, ये ब्रश हो गया। देखिए डीसी जनित्र का जो ओपन सर्किट अभिलक्षण होता है उसको खींचा जाता है किसके किसके बीच में, जो आईएफ होता है, आईएफ मतलब फील्ड करंट, और ईजी के बीच में। ईजी का मतलब होता है जनरेटेड वोल्टेज, और नो लोड जनरेटेड वोल्टेज, इसको लोड पे नहीं लगाते हैं तो इसको लोड को हटा ही देते हैं। ओपन सर्किट अभिलक्षण है तो इसको लोड का जरूरत नहीं है, तो इस वोल्टेज को हम लोग नो लोड वोल्टेज को बोलेंगे ईजी नॉट, ईजी नॉट। और यहाँ पर देखिए जो ओपन सर्किट अभिलक्षण होता है प्रत्येक जनरेटर के लिए लगभग समान आता है, प्रत्येक जनरेटर के लिए क्या होता है, लगभग समान आता है। हम लोग जानते हैं जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, चार टाइप के होते हैं मुख्यतः। पहला होता है डीसी शंट जनरेटर होता है, दूसरा श्रेणी जनरेटर होता है, और कंपाउंड में दो टाइप के आते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। तो ओपन सर्किट अभिलक्षण को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं, सेपरेटली एक्साइट करते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड करने का मतलब है कि किसी बाहरी स्रोत से एक्साइट किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा कोई स्रोत है जो कि प्लस यहाँ पर है, और यहाँ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, और इस रेजिस्टेंस के माध्यम से क्या करते हैं, इसको सप्लाई देते हैं। ये हमारा माइनस हो गया, और यहाँ से इसको
अलग अलग सप्लाई देंगे बदल बदल के, अलग अलग वोल्टेज। ये हमारा रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और यहाँ पर डीसी सोर्स है। तो इस अभिलक्षण को देखिए किन किन नामों से जानते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो ओपन सर्किट लिखेंगे यहाँ, ओपन सर्किट अभिलक्षण को निम्न नामों से जाना जाता है, निम्न नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है? पहला है मैग्नेटिक अभिलक्षण, मैग्नेटिक अभिलक्षण। और दूसरा है नो लोड सैचुरेशन अभिलक्षण, नो लोड सैचुरेशन अभिलक्षण। ये इसके दो नाम होते हैं। अब ये ग्राफ किस तरीके से बनता है इसको देख लेते हैं। देखिए इस ग्राफ को बनाने के लिए देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स वाई तल बनाते हैं। ये हमारा वाई तल हो गया, ये हमारा एक्स तल हो गया, और ये हमारा ओ पॉइंट हो गया। देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जनरेटर में क्या होता है, फील्ड में क्या होता है, कुछ रेजिडुअल फ्लक्स होता है। रेजिडुअल का मतलब होता है पहले से जो उसमें फ्लक्स रहता है, जिसके कारण हमारा ईएमएफ डेवलप्ड होता है। तो फॉर्मूला हम लोग के पास ईजी का क्या होता है, ईजी बराबर होता है ZN/60A। अभी हम लोग किस पे विचार कर रहे हैं, देखिए हम लोग जब फील्ड को करंट देंगे, यहाँ से एक्सटर्नल सप्लाई से करंट देंगे, तो हमारा परिवर्तन किस में होगा, जो इसके द्वारा फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, फील्ड के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है फाई, यही तो बदलेगा। कम करंट पर कम फाई रहेगा, अधिक करंट पर अधिक फाई रहेगा, मीडियम करंट पर मीडियम फाई रहेगा, यही बदल रहा है। बाकी सब देखिए जितने इसमें पैरामीटर हैं सब कांस्टेंट हैं। देखिए ये पैरामीटर इतने, पोल नहीं बदलेगा, पैरेलल पाथ नहीं बदलेंगे, कंडक्टर नहीं बदलेंगे, स्पीड नहीं बदल रहे हैं, सबको कांस्टेंट रख रहे हैं। केवल हम लोग यहाँ एक्सटर्नल सप्लाई, जो फील्ड को एक्सटर्नल सप्लाई दी जा रही है, इसको केवल बदल के हम लोग देख रहे हैं कि ईजी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट अभिलक्षण। तो देखिए इस पे कैसे प्रभाव पड़ेगा, ये हमारा कितना कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ईजी बराबर के फाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट को सीधे के से लिख दिए, यानी ईजी टोटल हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, फाई पर। यहाँ देख सकते हैं ये ईजी हमारा केवल फाई पर डिपेंड कर रहा है, और प्रोपोर्शनली डिपेंड कर रहा है। यानी ईजी जैसे जैसे बढ़ेगा, फाई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ईजी बढ़ेगा हमारा, और फाई के घटने से ईजी घटेगा। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, ईजी को जो है यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं देते हैं फील्ड को, और जनरेटर हमारा सेम स्पीड से रन कर रहा है। तो जब कोई भी सप्लाई नहीं दिया गया है, फील्ड को कोई सप्लाई नहीं दिया गया रहेगा, तो हमारा जो फील्ड में कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, जिसको हम लोग रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, उसमें उसके कारण कुछ वोल्टेज यहाँ पर डेवलप्ड होगा। ये वोल्टेज होता है लगभग 1 से 2 वोल्ट का। जो पहले से इसमें चुंबकत्व का गुण है हमारे फील्ड में, उसके कारण क्या होता है, 1 से 2 वोल्ट डेवलप होता है। और हमारा क्या, अभी यहाँ सप्लाई को हम लोग फील्ड की सप्लाई को क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। 0 रखेंगे तो इसमें कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, तो हमारा 1 से 2 वोल्ट ईएमएफ प्रेरित होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो फील्ड की सप्लाई है इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो देखिए फील्ड की सप्लाई धीरे धीरे बढ़ाएंगे। देखिए इधर हम लोग ले रहे हैं फाई को, और इधर ले रहे हैं इधर IF को ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं EG को, EG जनरेटेड वोल्टेज को, और यहाँ IF का मतलब क्या है, फील्ड करंट IF। तो फील्ड करंट को पहले थोड़ा करंट देंगे तो थोड़ा फाई उत्पन्न होगा। तो ये देखिए हमारा EG भी थोड़ा सा यहाँ से
आगे बढ़ेगा इस तरीके से। अब फिर से IF को थोड़ा बढ़ाएंगे तो फिर आगे बढ़ेगा, IF को और बढ़ाएंगे तो EG भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, प्रोपोर्शनली क्या है, रिलेटेड है, समानुपाती हैं। तो जैसे जैसे ये वाला क्वांटिटी बढ़ेगा IF, वैसे वैसे EG भी बढ़ते जाता है। देखिए ये एक लीनियर ही होता है, लगभग रेखीय होता है इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पर एक घटना हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन। देखिए जो हम लोग फील्ड में कोर यूज करते हैं, इसमें कोर रहता है, मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। तो प्रत्येक मैग्नेटिक मटेरियल का जो चुंबकीय गुण होता है उसको धारण करने का एक क्षमता होती है, उसी क्षमता तक एक सीमा होती है, उसी सीमा तक जो है वो मैग्नेटिक गुण को जो है धारण कर सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि हम लोग करंट बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ते जाएगा, करंट बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ते जाएगी। उसकी एक लिमिट होती है कि एक समय ऐसा होगा कि करंट तो हम बढ़ाएंगे, लेकिन अब क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी उसमें फ्लक्स की मात्रा कांस्टेंट हो जाएगी, अब वो नहीं बढ़ेगी। तो यानी हम लोग अब IF को तो बढ़ाएंगे तो फाई अब क्या होगा, स्थिर हो जाएगा, फाई कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन। और मैग्नेटिक सैचुरेशन क्या होता है, कोर का होता है, फील्ड कोर का, जो ये वाइंडिंग जिस पे लपेटी गई होती है, फील्ड कोर हम लोग शुरू में पढ़े थे, उस मटेरियल का मैग्नेटिक सैचुरेशन हो जाता है। तो उससे क्या होता है, फाई अब रुक जाता है। IF हम कितना भी बढ़ाएंगे फाई क्या होता है, रुक जाएगा। अब फाई रुक जाएगा तो हमारा EG भी रुक जाएगा। तो ये कर्व देखिए कुछ इस तरीके का क्या होता है, एक्स अक्ष के समांतर हो जाता है। यानी हम लोग अब IF को कितना भी बढ़ाएंगे हमारा EG क्या है, यहाँ रुक जाएगा, EG इसी पर रुक जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारा जनरेटर का क्या हो गया, ओपन सर्किट अवलक्षण। ये हमारा किसी एक पर्टिकुलर स्पीड n पे है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और इसके आगे का जो भी अवलक्षण है, लोड पर अभिलक्षण, उसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके जो थ्योरी पार्ट है इसको भी अगले वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।